नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के एक महत्वपूर्ण विषय सामान्य हिंदी 500 प्रश्नों की एक बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। एक तो अति संभावित प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य और इसकी व्याख्या को भी हम लोग देखेंगे उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 प्रश्नों की इस बृहद श्रृंखला की आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। पहला क्वेश्चन यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी, प्राकृताभास अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश और परिनिष्ठित अपभ्रंश। अब एक चीज समझिए कि अपभ्रंश को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां जब साहित्य के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, साहित्य के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, साहित्य के इतिहास यानी भाषा का विकास क्रम। इस भाषा के विकास क्रम में हम लोग ये पाते हैं कि वैदिक संस्कृत को देव भाषा यानी संस्कृत को देव भाषा कहा गया, और इस संस्कृत से 2 चीजें निकलती हैं। एक तो वैदिक संस्कृत और उसके बाद आता है लौकिक संस्कृत, और इसी लौकिक संस्कृत के बाद अभी हम लोग बात कर रहे हैं अपभ्रंश की। और वैदिक और लौकिक संस्कृति के बाद एक बात आती है यहाँ पर, जिसको हम लोग प्राकृत के रूप में समझते हैं, और ये प्राकृत भाषा के बाद फिर इसके आगे जब विकास क्रम बढ़ता है तो इसी प्राकृत से अवहट और अपभ्रंश आता है। अब बात आती है कि इसी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ है, इसी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा, यह प्रश्न है हमारा। ऑप्शन हमारे सामने है। आपके पास इतना समय रहेगा कि आप इस मॉक टेस्ट में अपने आंसर को सेलेक्ट कर सके, आप अपना आंसर दे सकें। आपके सामने विकल्प भी होंगे, और बड़ी चीज ये होगी कि आप भी साथ साथ चलते और सेल्फ असेस्ट करें अपने आप को कि आप कहाँ हैं, आप इस समर में आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, आप खुद को आजमाएं। ठीक, तो इसका अब आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि
इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल था, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यानी कि इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। आंसर ए हमारा सही है। कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी तथ्य है जिसको हम लोग समझ लें कि अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल की एक आम भाषा थी, एक चीज, और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा लगभग 6वीं सदी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक यह साहित्य रचना की एक प्रमुख भाषा के रूप में सामने रही। ठीक, और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति कही जाती है। जैसे कि आधुनिक भाषाओं में आधुनिक हिंदी का जो विकास हुआ वो अपभ्रंश से हुआ, यानी प्राकृत से बाहर निकल करके आधुनिक हिंदी में प्रवेश करने का जो एक कालक्रम रहा, वो कालक्रम क्या रहा? अपभ्रंश का ही रहा। तो इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी कहते हैं। ठीक, 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। अब हिंदी जो है तत्सम शब्दों का, यानी संस्कृत से कुछ शब्दों को एडाप्ट करना शुरू कर दिया, ग्रहण करने लगी थी। लेकिन अब देखें तो इस प्रकार से वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। अपभ्रंश को आदिकालीन, यानी आदिकाल, हिंदी को हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल, आदिकाल को ही वीरगाथा काल भी कहा जाता है, तो आदिकालीन सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास का सबसे व्यवस्थित क्रम में जिन्होंने एक विवरण प्रस्तुत किया था या अध्ययन किया, विवेचन किया, उन्होंने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा। पुरानी हिंदी को इन्होंने अपभ्रंश कहा या प्राकृताभास कहा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपके पास इतना समय है कि आप इसका आंसर देते हुए चलें, और आप हमें बड़ी खुशी होगी जब आप कमेंट में आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। यदि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। तो मृगावती के जो लेखक हैं, कुतुबन को मृगावती का लेखक माना गया है, जिसकी रचना 1503 से 1504 के बीच में मानी गई है। हिजरी सन की यदि बात करें तो 909 हिजरी अर्थात 1503-1504 ईस्वी में इसकी रचना हुई। और मृगावती की कहानी क्या है कि इसमें जो नायक है वो मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कौन? कुतुबन, जौनपुर के जो बादशाह थे उनके ये आश्रित थे। और इसी समय की कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लें, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की बात है तो इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत को प्रेम की पीर या प्रेम की जो वेदना होती है उसका वर्णन किया गया, उसकी व्यंजन करने वाला, उसकी व्यंजना, उसका विवेचन करने वाला एक प्रबंध काव्य है, विशद प्रबंध काव्य है, जिसमें दोहे चौपाई में यह लिखी गई है। और इसकी शैली क्या है? मनसवी शैली है पद्मावत की। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की, और मंझन जायसी के परवर्ती यानी जायसी के बाद के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो जैसा कि बोली का इतिहास हमें बताता है कि बिहार में भोजपुरी, और ये बिहारी भाषा के अंतर्गत बोलियों की हम लोग बात कर रहे हैं, बिहारी उपभाषा के भोजपुरी, मगही और अंगिका। अंगिका के साथ साथ मैथिली की भी बात आती है। मैथिली के प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति, जिन्होंने मैथिली में रचनाएं की हैं। तो ये भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली, यानी कि अंगिका, ये अंगिका की जो, मगही की जो बात है, पहले भोजपुरी को हम लोग समझ ले क्रम से। भोजपुर का जो क्षेत्र है उसको वहां बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी के रूप में कही जाती है। मगध प्रांत, अब मगध प्रांत का विस्तार क्या है? तो गंगा
से लेकर के सोन नदियों के बीच का जो एरिया है ये प्राचीन मगध प्रांत कहलाता था। वहां की जो बोली है उसको हम लोग मगही के रूप में जानते हैं। अंगराज कर्ण यानी चंपा नदी के तट से लेकर के यहाँ ये गंगा नदी तक यानी मिथिला धाम की हम बात कर रहे हैं, यहां तक की जो भाषा रही ये अंगिका की रही। और मिथिला धाम के बाद ये आपका आ जाता है मिथिला में बिहार के बेगूसराय के बाद का जो इलाका है सीतामढ़ी वगैरह, यहाँ पर जो दरभंगा वगैरह यहाँ पर जो बोली जाती है मैथिली कहते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जैसे अंगिका बिहार राज्य की बोली है और यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग के कारण इसका नाम, आधुनिक अंग को हम लोग प्राचीन अंग को आधुनिक समय में हम लोग मुंगेर के रूप में समझते हैं, ठीक। और इसीलिए इसका नाम अंगिका पड़ा। और बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। अब थोड़ा सा उपभाषाओं की बात कर लें। उपभाषा में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी को इसमें देख लें। राजस्थानी में जो बोलियां हैं वो मारवाड़ी बोला जाने वाला जो मुख्य क्षेत्र है इसका राजस्थान, लेकिन ये बोली मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। जयपुरिया ढूंढारी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां निकली हुई हैं, आकार बहुला कौरवी या खड़ी हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बांगरू या हरियाणवी जिसमें ओकार बहुला है, यह ब्रज भाषा कन्नौजी और बुंदेली। इसके बाद इसी के साथ साथ पश्चिमी हिंदी के बाद पूर्वी हिंदी की जब बात आती है तो इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बिहारी, भोजपुरी और मगही ये कहाँ? बिहार और उत्तर प्रदेश में। पहाड़ी की हम लोग बात कर लें तो पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली ये इसकी बोलियां हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। अब इसका जो उत्तर है वो आप देंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और उसके बाद हमने क्या देखा था? पहाड़ी। कुल मिलाकर के हमारा जो उत्तर आ रहा है वो उत्तर डी यानी 5 है। पश्चिमी हिंदी जिसमें बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, बागड़ी और मालवी। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही। इसमें अंगिका को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सही कथन चुनिए। अब देखिए यहां पर सही कथन चुनने की बात आ रही है। इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि सही कथन क्या है। ए दिया है, य और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं, ठीक, अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधन देश है और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 बताई गई है। अब इसमें से सही कथन चुनना है। 4 में से 3 गलत हैं और 1 ही सही है। तो निश्चित रूप से जिसको अंतस्थ व्यंजन की जानकारी है उसको अर्धस्वर की भी जानकारी होगी। अब देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो य, र, ल, व को अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों का मध्य मार्गी लगता है। स्वर और व्यंजन के बीच का इनका उच्चारण लगता है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और स्वर व्यंजनों की ये अंत स्थिति में जान पड़ते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। इन चारों वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। किसको? य, र, ल और व। लेकिन य और व को हम लोग अर्धस्वर के रूप में समझते हैं। तो यहां पर उत्तर हमारा ये सही हुआ। अब बात आती है कि दूसरा जो था कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किसी भी व्यंजन का आप उच्चारण करें, कोई एक ऐसा व्यंजन आप उच्चारित करके देख लें जिसमें कि अ का उच्चारण न आता हो, कोई भी, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कि मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। हिंदी के लिपि की हम लोग बात करें, वर्णमाला की यदि हम बात करें तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। और अवधेश का विग्रह क्या होगा? अवधधन ईश। अवधेश, अवधधन ईश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया,
ठीक है, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक तो गिलास का गिरना और टूटना, और यहां पर प्रश्न है कि एक में से संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है मैं अपने घर में रहूंगा, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। दो क्रिया यहां पर भी है, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, दो क्रिया प्रसन्न होना और चलता बना, ये दो क्रियाएं हैं। तो यानी कि बी में संयुक्त क्रिया नहीं है। अब इसको समझने के लिए संयुक्त क्रिया के बारे में हम लोग जान लें। तो संयुक्त क्रिया की परिभाषा है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये इसकी परिभाषा होगी। साधारण शब्दों में आप समझिए कि दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर के जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि संयुक्त क्रिया की और क्या विशेषता है जिसको कि हम लोग बड़े आराम से, बड़े आसानी से समझ लेते हैं। तो संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया जो होती है वह प्रधान होती है और दूसरी क्रिया, दूसरे अर्थों में यदि बात करें तो जो दूसरी क्रिया होती है वो उसकी विशेषता बताती है। जैसे लड़का प्रसन्न होकर, तो ये प्रधान क्रिया हो गई कि लड़का प्रसन्न हो गया। अब दूसरी क्रिया क्या होगी, जब प्रसन्न हो गया तो वो क्या किया, चलता बना, यानी ये दूसरी क्रिया हो गई। तो दूसरी क्रिया क्या करती है कि प्रधान क्रिया की विशेषता बताती है या विशेषता उत्पन्न करती है, जो कि विकल्प बी में नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं। तो इसके 11 भेद हैं, भेदों के नाम यहां पर दिए हुए हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चारों, चौथा, चार। हालांकि ये विशेषण तो है, अब इसमें से समुदायवाचक विशेषण हमें ढूंढना है। तो विशेषण को समझ लें, उसके बाद समुदायवाचक की बात करेंगे। विशेषण क्या कहता है कि जिन विशेषण शब्दों से, यह समुदायवाचक की परिभाषा, लेकिन विशेषण की बात तो यही है ना कि जो विशेषता बताने वाले शब्द हों वो विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण, लेकिन विशेषता भी कई तरीके की बताई जाती है। तो इसमें इसके भेद के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। गणनावाचक विशेषण क्या कहलाता है? 1, 2, 3, 4, ये गणना की बात हो जाती है। क्रमवाचक में क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये क्रमवाचक में एक क्रम जिसमें रहता है। आवृत्तिवाचक क्या होता है? दूना, तीन गुना, मतलब आवृत्ति, बारंबारता जिसकी होती है। और समुदायवाचक क्या होता है? दोनों तीनों ऐसे शब्द जिससे समुदाय या समूह का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे? समूहवाचक या समुदायवाचक कहेंगे। तो उपरोक्त उदाहरण में, उपरोक्त विकल्पों में विकल्प सी हमारा, यानी चारों समुदायवाचक शब्द है, अतः हमारा विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त कौन सा वाक्य? अब देखिए, क्रिया विशेषण को हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हो। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। अब ऑप्शन ये दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है, इसमें सही आंसर क्या है कमेंट में आप अपने आप को असिस्ट करते हुए चले। सेल्फ असेसमेंट सबसे ज्यादा कारगर होता है इसमें। ईमानदारी, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, आदमी के पास जब खुद का ऑब्जर्वेशन व्यक्ति करता है तो झूठ बोलने का विकल्प नहीं रहता। वो किसी के सामने यह नहीं कह सकता, क्योंकि यहां बात खुद से, जब आप स्वयं से रूबरू होते हैं, खुद से बात करते हैं, तो वहां आपका सेल्फ असेसमेंट काफी कारगर होता है। तो यहां आप हमें इसका आंसर बताएंगे। इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी। अब बात कर ली जाए कि कुछ और उदाहरण हम लोग देख लें। क्रिया विशेषण को तो हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब वह धीरे धीरे चलता है। यहां जो चलने वाली बात है वो, ये चलना क्रिया है, लेकिन यह क्रिया की विशेषता क्या है कि वह धीरे धीरे चलता है। खरगोश तेज दौड़ता है, यहाँ दौड़ना जो क्रिया उसकी विशेषता तेज है। तो मेज के ऊपर किताब रखी हुई है। इसी तरीके से थोड़ा सा इसकी व्याख्या को और गहराई से हम लोग देखें तो जो उपवाक्य, वाक्य व्याख्या क्या कहती है कि जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहरित हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और इसमें क्या क्या समाहित होता है या किसका किसका बोध होता है? तो इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। और प्रस्तुत वाक्य जो वाक्य सी था उसमें यह था कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा। लड़का कैसे पहुंचा? रोते रोते घर पहुंचा। तो यहां क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया तो पहुंचना है, घर पहुंचना है, लेकिन
विशेषता क्या है कि वह रोते रोते जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। अब देखिए यहां पर शुद्ध अशुद्ध की बात आ गई, जिजीविषा, जिजीविषा, जीविषा और जिजीविषा। तो यहां जो शुद्ध शब्द होगा वह होगा जिजीविषा, यानी बी होगा। कुछ अन्य शुद्ध अशुद्ध शब्दों को हम लोग देख लें। यहां तरुण लिखा है, तरुण। अधिवेशन, यहां तालव्य स होना चाहिए, दंत स लिखा है, शुद्ध रूप है इसका अधिवेशन। संधान, तो यहां अनुस्वार होना चाहिए, न कि पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का प्रयोग हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अनुस्वार के रूप में करेंगे। प्रादुर्भाव, तो यहां पर जो शुद्ध रूप इसका होता है वो प्रादुर्भाव नहीं होता, क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। ये र जो है द और भ के बीच में आएगा। यहां पर लिखा है जाह्नवी, शुद्ध ये नहीं है, जाह्नवी शुद्ध नहीं है, क्या है? जाह्नवी शुद्ध है, जाह्नवी शुद्ध है। इसी तरीके संदर्भ, संदर्भ में अनुस्वार न होकर के पंचमाक्षर का प्रयोग होगा, अतः ये सही होगा। अपराह्न, अपराह्न शुद्ध नहीं होता, क्या होता है? अपराह्न शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए इसको ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको संधि का स्थल पता चलेगा। यहां पर जो संधि का स्थल है कहां है? अन्यान्य, यानी कि जो संधि स्थल है वो क्या है? ये है। अब इसको जब हम लोग अलग करते हैं तो ये क्या होता है? अलग क्या होता है? ये अलग होता है। संधि स्थल पता चल गया। जैसे ही संधि स्थल को हम लोग अलग करेंगे वो क्या होगा? या तो आ होगा या तो य अ होगा। क्यों? क्योंकि यहां य में आकार की मात्रा लगी है, तो निश्चित रूप से या तो अ होगा या तो आ होगा। तो अब देख लिया जाए कि इसके पूर्व में कौन से शब्द हैं। तो इसके पूर्व में ये शब्द हैं, ठीक। तो अब ये एक शब्द तो ये बन गया। दूसरा, अब जब इस संधि स्थल से ये अ अलग हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूसरा शब्द ये हो गया। यानी कि जो मिलन है वो किसका है? य और अ का। तो शुद्ध हमारा क्या होगा? अन्य धन अन्य। ये यदि हमारा इसमें मिल रहा है तो क्या हो रहा है? अन्य धन अन्य। व्याख्या देख लेते हैं इसका। चूंकि यह दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ, यानी सवर्ण से, अपने ही वर्ण से, अपने ही वर्ण का मतलब कि अपनी जाति के, अपने जो वर्ग के वर्ण हैं, यदि उनके साथ इनका जब संबंध होता है, संधि होती है, तो वहां दीर्घ संधि होता है। जैसे यदि अ के साथ आ, ये सवर्ण है, ये सवर्ण है और ये सवर्ण है, और री के बाद वे ही स्वर चाहे ह्रस्व में आए चाहे दीर्घ में आए, यानी अ के बाद आए, अ के बाद या तो आ आए, या आ के बाद आ आए, या अ के बाद अ आए, या आ के बाद अ आए। तो क्या हो जाता है? इस सबका जो फॉर्म है ये क्या हो जाएगा? आ के रूप में हो जाएगा। ये दीर्घ हो जाएगा। चाहे ह्रस्व के साथ ह्रस्व का संयोग हो तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ के साथ दीर्घ का संयोग हो तो भी दीर्घ होगा। ये एक छोटा सा उदाहरण है। कुछ और उदाहरणों को हम लोग देख लें। जैसे महाधन आशय महाशय, गिरिधन ईश गिरीश, अन्य धन अन्य अन्याय, पृथ्वी धन ईश पृथ्वीश, ऐसे ही कई उदाहरण हैं। तो अब यहां पर हम लोगों का आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास क्यों होगा? तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद होता है वह गौण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। अब इसी तरह से हम लोग मनमाना जब लिखते हैं और मनमाना का हम लोग विच्छेद करेंगे या समासिक विग्रह इसका जब हम लोग करते हैं तो इसमें क्या आता है? जो माना है वह प्रधान होता है, मन गौण हो जाता है और अंतिम पद इसका क्या होता है? वो प्रधान होता है। अतः ये तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ नीचे है। सामान्यतः प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य हो जाता है।
ठीक, रचना को करने वाला रचनाकार, गंगा जल, गंगा का जल, नील कमल, नीला कमल, असद है। तो इस तरीके से कर्म तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण हैं। आगे हम लोग देख लें, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, सूर्य, छाता, अमरूद, बड़ा आसान है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से बनावट ही स्त्रीलिंग होना चाहिए। ठीक, पुल्लिंग नहीं है का मतलब स्त्रीलिंग ढूंढ रहा है। तो इसके साथ साथ एक चीज और जान लें कि स्त्रीलिंग की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान के कई नियम बताए गए हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। ठीक, कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। समूहवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग में आती हैं, भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। एक उदाहरण भी है पुलिस। पुलिस को यदि देखा जाए तो पुलिस आई, पुलिस गई, लेकिन पुलिस में दरोगा जी आए, सिपाही जी आए। तो बात समझ रहे हैं ना। ऐसे ही प्राणीवाचक में धाय, संतान, सौतन, छोटी और सुंदर वस्तुओं के जो नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये स्त्रीलिंग हो गए। कुछ और उदाहरण हम लोग देख लें, जैसे नक्षत्र हो गए, नक्षत्र, बोली, नदियों के नाम, भाषाओं और लिपियों के नाम, पुस्तकों के नाम, तिथियों के नाम या आहारों के नाम, ये क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ये स्त्रीलिंग के पहचान है। अपवाद में हलवा, अचार रहता है, ये अपवाद है, ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इकारांत वाले शब्द तो स्त्रीलिंग होते ही हैं। कुछ और चीजों को हमें जानना पड़ेगा, जैसे प्रत्यय लगाकर भी कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे वो कौन कौन से प्रत्यय हैं? तो आ, ता, आई, आवट, इया और आहट। इन प्रत्यय को लगा करके हम लोग स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगा करके भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, और ता से गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता। ऐसे ही आई, आवट और या प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं कि शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से? कि आंख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी। लेकिन कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ परिधान यानी वस्त्र और आभूषण जो हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मसाले आदि के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दाल, चीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, काफी इत्यादि, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि मेरे घर से, थोड़ा सा ये जटिल है लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने पर ये अपना उत्तर स्वयं दे देगा। मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? यहां पर कारक और विभक्ति के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो ये हम लोग समझ लेंगे कि से विभक्ति वो किसकी किसकी है। और जब से विभक्ति हमें पता चल रहा है कि ये से विभक्ति किस कारक की है, और जैसे ही ये हमको पता चला तो फिर इसका अन्वय भी हमें मालूम हो जाएगा कि ये किस अर्थ में कौन सी विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो मेरे घर से आपका घर, यानी कि घर से और दूसरे घर की बात यदि ध्यान से की जाए तो यहाँ एक अलगाव पैदा होता है। और कारक और विभक्ति की हम लोग बात करें तो अलगाव के अर्थों में जो कारक प्रयुक्त होता है वह अपादान कारक ही है, अलगाव के अर्थों में प्रयुक्त होने वाला। तो यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, अपादान कारक। ठीक है, क्योंकि एक घर से दूसरे घर की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। इंद्र का विकल्प यहां दिया हुआ, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कहा जा रहा है कि एक जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 इंद्र के पर्यायवाची है। तो अब इंद्र के पर्यायवाची को हमें जानना पड़ेगा। तो इंद्र के जो पर्यायवाची हैं वो सुरपति भी है, शक्र भी है और पर्वतारी भी है। लेकिन भूपेंद्र जो है यह राजा का पर्यायवाची है, भूपेंद्र। ठीक, ये इंद्र का पर्यायवाची, भले इसका भूप धन इंद्र हम लोग कहते हैं, लेकिन यह पर्यायवाची राजा का है। अब थोड़ा सा हम लोग इंद्र और राजा के पर्यायवाची को देख लेते हैं। इंद्र के अन्य पर्यायवाची क्या हैं?
महेंद्र, देवराज, देवेश, सुरपति, सचिपति, शक्र, पुरंदर, वासव, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, पुरोहित, देवपति, उर्वशीनाथ, सुनासिर, बजरी, वृत्तहा, वृत्तासुर का वध किए थे, नागपति, सहस्त्राक्ष, जब इनको सहस्त्र चक्षु का वो श्राप मिला था उसके लिए सहस्त्राक्ष, और ऐसे ही अहिल्या के संदर्भ में इनको श्राप मिला था ना, गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दिया था, तो देवराज इंद्र को भी इन्होंने श्राप दिया था, और उसी के बाद जाकर के ये छिप गए थे। बाद में ब्रह्मा जी ने इनको उस श्राप को वरदान में इन्होंने बदला और इनको 1000 नेत्र का वरदान दिया। राजा का क्या है कि नृप, महेश, नरेश, भूपेंद्र, नरेंद्र, भूपति, नृपति, अहिपति, महीपति, भूपाल, राव, अवनिपति, महीश, पार्थिव, महिपाल, तो ये राजा के पर्यायवाची हो गए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और वो शब्द है तुंग। अब यह कह रहा है कि इस तुंग का यहां जो 4 विकल्प दिए हैं इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। तो अब चूंकि इसको हम लोग देख लेते हैं कि उन्नत होगा, नारियल होगा, प्रचंड होगा या पुण्यांग होगा। तो तुंग शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह क्या है? उन्नत या ऊंचा या गगनचुंबी, ये तुंग के पर्यायवाची हैं। उत्तुंग शिखरों की बात जब की जाती है तो ऊंचे शिखर या गगनचुंबी शिखर की बात, पहाड़ों की बात होती है। तो यहां प्रचंड जो है उग्र का पर्यायवाची है, न कि तुंग का। अब तुंग का पर्यायवाची क्या होगा? ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च या लंबा। और इसी के साथ साथ पहाड़ का भी देख लेते हैं। पर्वत, अचल, गिरि, नग, भूधर, महीधर, शैल, अद्रि। अब देखिए यहां पर जो अद्रि है, हम लोग बात करते हैं ना, हिमाद्रि की बात करते हैं, हिमाद्री की बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय की जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि हिमधन आलय, यानी हिम बर्फ से आच्छादित, ये कहते हैं। लेकिन जब हिमाद्री की बात आती है तो हिमधन अद्रि हम लोग कहते हैं, और इसका सीधा सा मतलब यह होता है, अद्रि माने पहाड़ और हिम माने बर्फ, बर्फ का पहाड़, तो उसी को हम लोग हिमाद्री के रूप में समझते हैं। तो यहां जो अद्रि शब्द है वो किसका पर्यायवाची हुआ? पहाड़ का पर्यायवाची हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अद्रि का पर्यायवाची लीजिए, ये प्रश्न आई गया, इसका सीधा सा उत्तर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द युग्म है। अब देखिए कौन सा है? जातवेद लोहा, परिभृत कौवा, जातरूप चांदी, ताम्रचूर्ण, मुर्गा। तो क्या हम लोग लोहा, कौवा और चांदी के पर्यायवाची को समझ रहे हैं? मुर्गे के पर्यायवाची को समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर्यायवाची हम लोग करेंगे। ठीक, डी इसका सही आंसर है। और मुर्गा का जो पर्यायवाची होता है वो तमचूर, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट, चरणायुध इत्यादि, ये मुर्गा का पर्यायवाची है। लेकिन जात वेद जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, और सोना जात रूप का पर्यायवाची, जात रूप सोना का भी पर्यायवाची है और सरस्वती का भी पर्यायवाची है। और परिभृत जो है कोयल का है पर्यायवाची, न कि कौवे का। ठीक, तो इसी तरीके से कुछ अन्य पर्यायवाची भी यहाँ दिए हुए हैं, जैसे सोना का स्वर्ण, कंचन, कनक, सुवर्ण, हाटक, हिरण्य, जातरूप, हेम और कुंदन। सरस्वती का गिरा, भाषा, भारती, शारदा, ब्राह्मी, वाक। जातरूप सोना का भी पर्यायवाची और सरस्वती का भी पर्यायवाची। ऐसे ही अग्नि के भी पर्यायवाची यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोधगम्य शब्द का विलोम नहीं है। बोधगम्य शब्द का विलोम नहीं है, यानी कि जो बोधगम्य है, बोधगम्य का मतलब क्या हुआ? बोधगम्य का मतलब यह हुआ कि जो आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। तो जब आसानी से समझ में आ जाए यह बोधगम्य का अर्थ है, तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा? विलोम का मतलब हो गया उल्टा। इसका ठीक उल्टा यह होगा कि अबोधगम्य, यानी जो कठिन हो, बोधगम्य ना हो, गूढ़ हो, यानी गंभीर चीज हो जो हमारे समझ के परे हो, और इसी तरीके से दुरूह हो, यानी कि आसान न हो। लेकिन ये म्लान शब्द जो है वो इससे बिल्कुल सर्वथा भिन्न है। अतः हमारा सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर हैं, इसको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अन्य मनस्क शब्द का आशय है। अब देखिए अन्य मनस्क शब्द की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां अन्य
धन मन, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, अन्य मन। अब बात होती है कि यह मन तो किसी और का है नहीं, यह मन तो आपका है, लेकिन इस मन पर किसी और का कब्जा है। कब्जा का मतलब कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो मन आपका थोड़ी रह गया, यह मन तो किसी और का हो गया ना, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो यह पूछ रहा है कि इस शब्द का आशय क्या है। तो जिसका मन अपनी ओर हो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह हमारा मन तो अन्य की तरफ ध्यान लगा हुआ है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो, तो सही आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करेंगे हम लोग। तो इसकी संपूर्ण व्याख्या है, किसी और स्थान के लिए जैसे अन्यत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अपकृत, जिसके अंग दुरुस्त न हो उसे अपंग हम लोग कहते हैं, जिसे मारना उचित न हो उसे अबध्य कहते हैं, और जिसका वर्णन न हो सकता हो उसके लिए एक शब्दों की बात हो रही है कि कई शब्दों के लिए एक वाक्य के लिए एक शब्द, तो वहां अवर्ण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। बड़ा आसान प्रश्न है ये। खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ है वो सही आंसर है वीरगति को प्राप्त हो जाना। व्याख्या इसकी जब हम लोग देखते हैं, कुछ अन्य मुहावरे भी हैं हम लोगों के साथ, जैसे उड़ती चिड़िया पहचानना, या अपनी खिचड़ी खुद पकाना, या इसको अपनी खिचड़ी खुद पकाना को यदि मुहावरे की ही भाषा में यदि जवाब दिया जाए तो अपनी ढपली अपना राग भी हो सकता है। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना लज्जित होना, अरमान निकालना मन का गुबार पूरा करना, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान जानबूझकर करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब जूतियों में दाल बांटना, जूतियों की एक बात होती है। जूतियों की सबसे बड़ी बदमाश कंपनी पिक्चर आप लोग देखे हैं, बदमाश कंपनी देखिए, कभी कभी पिक्चरों की भी चीजें हमें बहुत कुछ सिखा देती है। बदमाश कंपनी पिक्चर में आता यह है कि जब व्यापार करने की बारी आती है तो उसमें एक लाइन बोलता है कि यदि जूते दोनों पैर के एक साथ रखे हो तो चोरी हो सकता है, लेकिन दोनों जूते यानी एक पैर का जूता इस कोने और दूसरे पैर का जूता इस कोने रखा जाए तो चोरी होने की संभावना नहीं है। यह बदमाश कंपनी में कहता है, यह प्रैक्टिकल भी है। यदि जूतों को एक साथ रख दिया जाएगा तो चोरी होने की संभावना है, लेकिन एक पांव का जूता लेकर के कोई जाएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब कि जूतों की जो खासियत है वो क्या है, इकट्ठा रहना, एक साथ रहना। अब जूतियों में जब दाल बांटने की बारी आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों जूतों में मतभेद हो गया, और मतभेद का अंतिम परिणति का क्या होती है कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो सही आंसर होगा इसका डी, लड़ाई झगड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गरीब किस भाषा का शब्द है। तो गरीब जो है इसका सही आंसर क्या होगा, फारसी का, तुर्की का, अरबी का, पुर्तगाली का। अब इसका आंसर हम लोग देख लें तो गरीब अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा से जुड़े हुए कुछ शब्द और भी हैं, जैसे अजब, अदा, अमीर, अजीब, अजायब, अदायब, अदावत। तो ये अरबी भाषा के कुछ शब्द हम लोगों के पास हैं जो इस तरीके से हमें पढ़ने को मिलेंगे, और इस तरीके के शब्द हमें काफ़ी काम करेंगे, जैसे तमाम, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तय, तादाद, तरक्की। ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक, फारसी शब्दों को भी हम लोग कुछ देख लेंगे। तो फारसी शब्द क्या है, जैसे अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, आफत, आवाज, आईना, उम्मीद आदि। इस तरीके के जो शब्द हैं ये किसमें आते हैं, ये फारसी शब्दों में आते हैं। इनको हम लोग फारसी शब्दों में, और इसमें से कई शब्दों का प्रयोग हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में भी करते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं इन शब्दों को। अब आगे बढ़ते हैं। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बात हो रही है। क्या है, सूची 1 में कुछ शब्द दिए हैं, सूची 2 में कुछ शब्द दिए हैं, खचाखच, मुरलीधर, टिकट घर और सांप। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन से शब्द हैं। तो अब बात ये हम लोग करेंगे, यहां पर इसका कूट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। योग रूढ़, इन शब्दों के बारे में हम लोग जान लें। योग रूढ़ शब्द जो
रूढ़ शब्द हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता, और योग रूढ़ यानी कि ऐसे योग शब्द जिनको कि अलग करने पर उनका अर्थ खत्म हो जाता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। तद्भव शब्द वो वे होते हैं जो मूल भाषा से उत्पन्न होते हैं और कदाचित अपभ्रंश के रूप में वो प्रयुक्त होते हैं। देशज जो देसी भाषा से जो आए होते हैं, और संकर शब्द जो देसी और विदेशी दोनों से मिलकर के संकर शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब यहां हम लोग बात करेंगे तो यहां देशज शब्द क्या है? खचाखच देशज शब्द हमारा है। तो ए का तीसरा 3 जगहों पे दिया हुआ है, यानी कि एक हमारा खत्म हो गया, अब 3 विकल्प हमारे पास बचे। दूसरा अब यहां पर हम देखेंगे तो टिकट हमारा अंग्रेजी शब्द है, लेकिन घर यानी कि ये हमारा संकर शब्द है। तो सी का 4 हम लोग देख लें तो सी का 4 2 में दिया है, यानी कि ऑप्शन सी भी खत्म, अब बचा बी और डी। अब इसी में से हमको ढूंढना है। तो अब बात हम लोग करेंगे कि ये मुरलीधर जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, और दोनों शब्द क्या हैं इसके? दोनों को मिलकर के जब हम बनाते हैं, और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग करने पर इसका जो विशिष्ट अर्थ है वो खत्म हो जाएगा। मुरली का अलग अर्थ हो जाएगा, धर का अलग अर्थ हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो इसका एक विशिष्ट अर्थ है। अतः यह क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। तो बी का 1 हम लोग देखते हैं, बी का 1 किस में है? बी में है। तो सही ऑप्शन हमारा ये डी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डी में बी का ऑप्शन नहीं है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, और सांप जो है देशज शब्द है। सांप क्या है? देशज शब्द है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? अब शुद्ध वाक्य यहां पूछ रहा है, वाक्यों की हम लोग बात कर लें। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, स्लिप हो जाएगी चीज। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। अब इसका सही आंसर आप लोग दें, तब हम इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। अब यहां जब 8-10 की बात आ रही है तो यहां रसगुल्ला नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? ये बहुवचन में हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? रसगुल्ले। और जैसे ही यह बहुवचन में होगा, यहां क्रिया क्या हो जाएगी? मैंने 8-10 रसगुल्ले खाए। वचन का प्रभाव तो पड़ेगा ना क्रिया पर। इसी तरह से प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये सही है, लेकिन इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। अब हवा का झोंका आ रहा है तो इसमें एक का प्रयोग जो है अनुपयुक्त है। इतने में अब इसके जो शब्द की बात की जा रही है, क्रम की बात की जाए तो यहां पर होगा कि इतने में हवा का एक झोंका आया। एक ये भी हो सकता है। अब डी की हम लोग बात करें कि प्रत्येक श्रमिकों को, यहां जब प्रत्येक लग गया तो श्रमिक बहुवचन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मतलब एक एक श्रमिक की बात की जा रही है। तो यहां क्या हो जाएगा? प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले। यहां पर यह श्रमिक जो है एक वचन में होना चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग कुछ अन्य चीजों को भी देख लें। ठीक है, कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य के कुछ और उदाहरण है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। रविवार जब हम बोली दिए तो दिन बोलने का कोई मतलब नहीं है, शुद्ध वाक्य होगा इसका, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। कुत्ता रेंगता है, कुत्ता रेंगता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। मुझे सफल होने की निराशा है, तो यहां सफल होने की निराशा की जगह पर आशा नहीं है बोल दीजिए। निराशा शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त है। इस समस्या की औषध उसके पास है। समस्या की औषध नहीं होती, समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। गोलियों की बाढ़ नहीं आती, गोलियों की बौछार होती है, बाढ़ नहीं होती। ठीक, इसी तरीके से कुछ और उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसको हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर कबीर रचना पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? इसका मतलब ये 2-3 चीजें हैं। यहां पर केवल एक उत्तर पूछ रहा है कि उत्तर कबीर
के रचनाकार कौन है, और दूसरी चीज कि इस रचना के लिए 3 प्रश्न हैं, 3 फैक्ट हैं इसमें। एक तो उत्तर कबीर रचना के रचनाकार कौन है, 2 बातें हो गई, और इसी रचना पर जो रचनाकार होंगे उनको क्या मिला, व्यास सम्मान मिला। तो उत्तर कबीर के लिए व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या भवानी प्रसाद मिश्र। तो उत्तर कबीर की जो रचना है वो केदारनाथ सिंह ने किया है। अब जब केदारनाथ सिंह ने किया है तो उत्तर कबीर रचना के लिए व्यास सम्मान भी इन्हीं को मिलेगा। कुछ अन्य चीजों के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस रचना पर इनको 1997 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, जबकि यह रचना 1995 में हुई थी। ठीक, और केदारनाथ सिंह के जो काव्य संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, टालस्टाय और साइकिल, ये इनके काव्य संग्रह हैं। कल्पना और छायावाद आधुनिक हिंदी कविता में इन्होंने लिखा है बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, ये केदारनाथ की गद्य कृतियां हैं। और केदारनाथ सिंह ने संकल्प कविता दशक यानी हिंदी अकादमी दिल्ली तनी हुई प्रत्यंचा 20वीं सदी की रूसी कविता है। और ताना बाना स्वाधीनता के बाद की भारतीय कविताओं का इनका जो संकलन है, इन पुस्तकों का संपादन भी आपने यानी केदारनाथ सिंह ने किया है। ठीक, इसकी के साथ हम लोगों का 25 प्रश्नों का आज का सत्र समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।